नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, रोटी सीरीज और रामबाण सीरीज का डेली एक लेक्चर रात को 10 बजे आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। यह जो आपके आने वाले MPPSC 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूं वह कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है आपके MP के सब्जेक्ट से। लगभग 40 से 45 प्रश्न हर बार MP से पूछते हैं। मैं 10 बार बता चुका हूं और उसके नंबर होते हैं लगभग 90। कभी 90 नंबर आपको सिक्योर करने MPPSC 2025 के लिए, साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, तो इस सीरीज को देखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर नंबर 28 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। तो देखिए, कल मैंने पूछा था कलचुरी वंश त्रिपुरी के संस्थापक कौन थे, यानी त्रिपुरी में जो कलचुरी वंश था उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे कोक्कल जी। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, त्रिपुरी यानी जबलपुर के आइट साइड। फिर लेखक शरद जोशी का संबंध किससे है, तो लेखक शरद जी जोशी थे, वह उज्जैन से संबंधित थे। जीप पे सवार इल्लियाँ, परिक्रमा, मैं और केवर में, एक था गधा, अंधों का हाथी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। डेली हम रिवाइज कर रहे हैं, आज भी हमने वापस से रिवीजन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, मैंने बार बार पूछा है कि आजकल क्या हो रहा है, वह यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने के चक्कर में वह नहीं बहुत बार पूछ रहा है। तो देखिए, प्रथम महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की सरला ग्रेवाल थी। तो हाँ सर, बिल्कुल सरला ग्रेवाल थी। सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल HB पाटस्कर थे। तो हाँ सर, सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन थे, HB पाटस्कर थे। एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो उनका नाम लालजी टंडन था। तो सर सोचते हैं, इसको हम ध्यान में बाद में रखेंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय प्रथम राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। हाँ सर, हमने 3-4 बार कवर किया है, तो यहाँ भी राइट आंसर है। तो यानी इसका सत्य नहीं है पूछा तो क्या था भैया, एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ उनका नाम लालजी टंडन नहीं है। लालजी टंडन की बात करते हैं तो लालजी टंडन का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और नई दिल्ली में इनका निधन हुआ और यहाँ पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। जब यहाँ मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय इनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हो, उनका नाम था गुरु प्रसन्न सिंह। क्या नाम था, गुरु प्रसन्न सिंह उनका नाम था। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था रीवा में। याद रखना है आपको। अब देखिए, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कब, 1977 में, 1980 में और 1992 में। 1977 के समथिंग जो राज्यपाल थे उनका नाम था सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, जो इस प्रश्न में पूछा गया था। फिर 1980 में जब हुआ मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, तो उस समय कौन थे, भगवत दयाल शर्मा जी हमारे यहाँ के कौन थे, राज्यपाल हुआ करते थे। फिर उसके बाद आता 1992 में हमारे यहाँ वापस से लगा, तो उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे, महमूद अली या कुंवर महमूद अली हमारे यहाँ के कौन थे, राज्यपाल थे। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल आप सभी को पता है, पट्टाभी सीतारमैया, 10 बार बता चुका हूँ ये बात मैं आपको। फिर दूसरे हरि विनायक पाटस्कर, यह भी बताया था मैंने। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो PV दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी जो थे वह मध्य प्रदेश के क्या थे, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। तो कितनी सारी आज हमने राज्यपाल के बारे में बात कर ली है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, साथ ही सभी फैक्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया हूँ, उसको ज़रूर सुनिएगा। तो आगे बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, सुन के जाइएगा, आपके फ़ायदे की बात होगी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ। तो कितनी बार मैंने बता दिया है कि 10वीं विधानसभा जब मध्य प्रदेश की चल रही थी, उस दौरान मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्या किया गया था, लाया गया था। कब, तो 29 दिसंबर 1993 के दिन इसे विधानसभा के पटल पर रखा गया था। ठीक है, फिर 30 दिसंबर
1993 को क्या होता है, यह विधानसभा से पारित हो जाता है। फिर 24 जनवरी 1994 के दिन इसे राज्यपाल स्वीकृति देता है और 25 जनवरी 1994 के दिन यह क्या होता है, मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है। और उसके बाद ही हमारे यहाँ 1 फरवरी 1994 के दिन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जिसका काम क्या होता है, पंचायती राज और ग्राम स्वराज का क्या कराना सर, हमारे यहाँ चुनाव संपन्न कराना। तो अभी तक मैंने कल बात करी थी 6 बार हमारे यहाँ पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। पहला 1994 में हुआ था। 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, वह पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का क्या कराता है, चुनाव कराता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लागू हुआ की बात की थी, तो लागू सर हुआ हमारे यहाँ 25 जनवरी सन 1994 के दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, 25 जनवरी 1994। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? दोस्तों, यह MPPSC द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछे हुए प्रश्न हैं। तो सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला की बात करते हैं तो भैया बाणगंगा मेला हमारे यहाँ शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? शिवपुरी में। किस महीने में? फरवरी के माह में सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अब देखो भैया, जो शिवपुरी वो किस में आता है? मध्य भारत के पठार में आता है। तो मध्य भारत के पठार के ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा मुरैना, यहाँ पर आएगा ग्वालियर, और यहाँ पर आएगा शिवपुरी, और यहाँ पर आएगा गुना। देखो, मुरैना की बात करते तो यहाँ पर एक पोरसा, यहाँ पर बहुत फेमस स्थान है मुरैना में, पोरसा। और पोरसा में लगता है नागा जी का मेला। कौन सा लगता है? नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पोरसा, मुरैना में। और यह अकबर काल से चला आ रहा है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, किस काल से? अकबर के काल से शुरू हुआ था नागा जी का मेला। फिर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में देखो रामलीला का मेला भी बहुत फेमस है। यहाँ पर रामलीला का मेला भी आयोजित किया जाता है। साथ साथ हीरा भूमिया का मेला भी आयोजित किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। शिवपुरी में आओगे तो शिवपुरी में आपको क्या मिल गया, एक बार सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला आपको मिल गया होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पीर बुधान का मेला भी आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पीर बुधान का मेला आपको कहाँ मिलेगा? शिवपुरी में। फिर गुना में हम बात करते तो गुना में भैया सर लगता है तेजा जी का मेला। किसका? तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो सर लगता है वहाँ गुना में। तो यह प्रमुख मेले हैं जो मध्य भारत के पठार में लगते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, आदिवासी गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके सम्मान में? तो बिरसा मुंडा के सम्मान में इसको आयोजित किया जाता है। किसके सम्मान में? बिरसा मुंडा के सम्मान में इसे हर साल आयोजित किया जाता है। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शहडोल में बिरसा मुंडा जनजाति या आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया था। और यहीं से 15 नवंबर 2022 के दिन जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश में पेशा कानून या पेशा एक्ट को लागू किया था। और पेशा एक्ट आप सभी को पता है कि जनजाति के जो अधिकार हैं उनसे संबंधित है। और यह वर्तमान मध्य प्रदेश के 20 जिले और साथ साथ 79 विकास खंड में लागू है। तो ये सभी आपको याद रखना है। 15 नवंबर 2022 को कहाँ हुआ था? शहडोल में। और पेशा एक्ट उसी दिन लागू किया था। कौन ने? हमारी द्रौपदी मुर्मू जो भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति वहाँ आई थी, उनके द्वारा। अब देखो, आदिवासी गौरव दिवस 2024 की बात कर लेते हैं। तो 2024 का राज्य स्तरीय जो समारोह हुआ वह शहडोल के साथ साथ धार में आयोजित किया गया। 2 जिले शहडोल और धार में आयोजित किया गया। और जब राष्ट्रीय स्तर की बात करते तो राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम था वह हजारीबाग झारखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ से जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, उनके द्वारा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया था। याद रखना, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया 15 नवंबर 2022 के दिन हजारीबाग झारखंड से, जो कि जनजाति के शिक्षा, पेयजल आदि से संबंधित है। और देखो, एक और बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि जनजातीय गौरव दिवस के दिन ही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से 2 संग्रहालयों का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। एक है रघुनाथ प्लस शंकर साहा,
याद रख लेना, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, आदिवासी या जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया जबलपुर में। और दूसरा इन्होंने करा बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ, जो कि कहाँ पर बनाया गया है? तो छिंदवाड़ा में बनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। करंट अफेयर में डेली रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये करंट अफेयर भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ करंट अफेयर के जो 3 प्रश्न मैं आपको डेली करा रहा हूँ, उसकी भैया कॉपी बना लो। 3 महीने में आपके पास कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 200 से ज़्यादा प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो सबसे पहले सर लिंग अनुपात की बात कर दो। तो लिंग अनुपात की हम बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात की बात करते तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 931 था, जो कि 2001 में कितना था? 919 था। ठीक है, 12 अंकों की वृद्धि हुई थी। और भारत की हम बात करते हैं लिंग अनुपात की, तो भारत का लिंग अनुपात आप सभी को पता है कितना है, तो मैंने 3-4 बार आपको बता चुका हूँ। अभी आपको पता हो तो जल्दी से बता दो कि भारत का जो लिंग अनुपात है, तो सर 12 अधिक इधर हुआ था, तो 12 कम है भारत से, मैंने ऐसा करके आपको लिंक कराया था। तो भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों का लिंग अनुपात मैंने बताया था 1000 से अधिक है, और उसकी मैंने ट्रिक बताई थी बा अली की मंडी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ पर बा से बालाघाट जिसका 1021 है, आ से अलीराजपुर जिसका 1011 है, फिर माँ से होता है मंडला जिसका 1008 है, और डा से होता है डिंडोरी जिसका 1002 है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इनके लिंग अनुपात है जो 1000 से अधिक है। मध्य प्रदेश के सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिलों की हम बात करते तो आप सभी को पता है भिंड, भिंड के बाद आता है सर मुरैना, और भिंड में हमारे यहाँ 837 है, और मुरैना में लगभग 840 है। तो इन सभी को आपको याद रखना। मध्य प्रदेश के 4 जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। 10 बार पूछ लिया उसने, कौन से जिले का कितना लिंग अनुपात है, यहाँ भी पूछा जा रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बालाघाट के लिंग अनुपात की बात करी तो कितना है? 1021 है। यह ट्रिक आपको याद रखना है बार बार। ठीक है, सभी फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो देखिए, इसका आज मैं कन्फ्यूज़न आपको पूरा दूर कर देता हूँ। ठीक है, पहले का ही मैंने 2021 बताया हो, तो उसका भी मैं आज पूरा कन्फ्यूज़न आपको क्लियर करूँगा। तो देखो, मध्यम उद्यम क्रांति योजना मेनली मध्य प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन जारी करती है मध्य प्रदेश सरकार, इसका नोटिफिकेशन यह जारी करती है 2021 में। ठीक है, तो अधिकतर जगह यह आंसर क्या मान लेते हैं? 2021 को मान लेते हैं। परंतु ऐसा कहा जाता है कि भैया इनकी एक अमृत महोत्सव करके वेबसाइट है, उसमें इन्होंने अप्रैल, कब? अप्रैल 5 अप्रैल तारीख थी, 5 अप्रैल 2022 के दिन कुशाभाऊ ठाकरे जो भवन है भोपाल, वहाँ से क्या की थी? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की थी, ऐसा कहा जाता है। तो भैया ये आंसर किसको मान रहे हैं? 2022 को मान रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि 2022 में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई थी। इसके हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक का आपको होना चाहिए, साथ ही आपको 12वीं पास होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। सभी वर्गों के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कितना? 50 लाख तक का लोन किसमें? उद्योग क्षेत्र में दिया जाता है। साथ साथ सेवा क्षेत्र में कितना दिया जाता है? तो 25 लाख का सेवा क्षेत्र में लोन दिया जाता है। ये दोनों बात मैंने आपको बताई थी। कितने प्रतिशत ब्याज दर पे? तो 3% ब्याज दर पे दिया जाता है सिर्फ 7 वर्षों के लिए। और परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 12 लाख से कम होनी चाहिए। ये सभी बातें मैंने पहले भी बताई थी। और मंत्रालय कौन सा है इसका? MSME यानी मध्य प्रदेश लघु मध्यम एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा इसे चलाया जा रहा है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। कभी आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आपको याद रखना है यह योजना 2022 में शुरू हुई थी। तो आज पूरे क्लियर मैंने कर दिया कि नोटिफिकेशन 21 में जारी हुआ था। तो 1-2 एग्ज़ाम में इन्होंने 21 को आंसर मान लिया था, परंतु यह एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है जिसमें इन्होंने 2022 को आंसर माना। 5 अप्रैल 2022 के दिन भोपाल से शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो भैया भारत की कुल जैविक खेती यानी सर यहाँ पर उर्वरक आदि का इस्तेमाल ना करते हुए प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है, उसे जैविक खेती कहते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का इन्होंने आंसर माना उसमें 40% से अधिक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है, जैविक खेती का योगदान है। अप्रैल 2024 में इन्होंने एक आंकड़ा जारी किया और उसके हिसाब से बताया कि भैया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जैविक खेती की जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य का क्या आता है, नंबर आता है। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश में जो अप्रैल 2024 तक इन्होंने आंकड़े दिए उसमें बताया कि मध्य प्रदेश में 15,92,000 हेक्टेयर भूमि पे क्या की जा रही है, जैविक कृषि की जा रही है। और देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में पहली जैविक कृषि इकाई कहाँ लगाई गई थी, इंदौर में लगाई गई थी। यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है जैविक कृषि नीति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लेके आई गई थी, तो जैविक कृषि नीति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2011 में लागू की गई थी। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जैविक खेती अभी हमारे यहाँ कहाँ होती है, मध्य प्रदेश राज्य में होती है भारत में 15,92,000 हेक्टेयर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 40% से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलवायु की विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों एवं फसल क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखो भैया आपको मैंने पढ़ाया है, जब अपन ने कृषि पढ़ी थी तो उसमें जलवायु क्षेत्र भी बताए थे, साथ साथ फसल क्षेत्र का भी बताया था कि सर जलवायु क्षेत्र यानी यहाँ पर जलवायु के आधार पर वहाँ पर क्या फसल का उत्पादन क्षेत्र डिसाइड कर दिया कि भैया वहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर उस प्रकार की फसल हम उत्पादित करेंगे। फिर हमारा मध्य प्रदेश का कृषि विभाग है, उस कृषि विभाग ने हमारे यहाँ के क्या फसल क्षेत्रों के आधार पर मध्य प्रदेश को फसल क्षेत्र में बांट दिया कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल होगी। तो इसका आंसर होता है कि मध्य प्रदेश का आप सभी को पता है कि सर 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और कृषि विभाग ने 5 फसल क्षेत्रों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ए वाला हो जाता है। वैसे मध्य प्रदेश को फसल क्षेत्र के आधार पर 7 भागों में भी बांटा गया है, परंतु यहाँ पर क्या किसका आंकड़ा हम मानेंगे, गवर्नमेंट का आंकड़ा मान के चलेंगे। इसीलिए कृषि विभाग के अनुसार हमें आंसर लगाना है कि कृषि विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश को 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। कभी आपको इन सभी का डिटेल में देखना हो तो यूट्यूब के ऊपर क्लास भी पढ़िए, नहीं तो आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, समझाया गया है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? अब आहार अनुदान योजना मैं आपको 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ। आहार अनुदान योजना की हम बात करते हैं तो आहार अनुदान योजना मेनली किसके लिए, मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, तो बेगा, भारिया और सहरिया, इन 3 ही जनजाति को आहार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आहार अनुदान योजना चलाई जाती है। ठीक है, अब देखो जनजाति से संबंधित है तो कौन चलाएगा, तो जनजातीय कार्य विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही होगी। आप सभी को समझ में आ गई होगी। यह योजना आपको याद रखना है 23 दिसंबर 2017 को क्या होती है, मध्य प्रदेश में लागू की जाती है। पहले इसके तहत 1,000 रुपये दिए जाते थे, परंतु वर्तमान में हर महीने 1,500 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको उससे आहार मिल सके। तो याद रखना है अपन को जनजातीय कार्य विभाग की यह योजना है। महिला एवं बाल विकास के विभाग हमारे यहाँ 2 योजना चलाता है, एक तो लाडली लक्ष्मी योजना और एक लाडली बहना योजना। ये बात आपको याद रखना है इस विभाग की भी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो देखो भैया मध्य प्रदेश का जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। किसान कल्याण योजना की बात करते हैं तो यह क्या है, किसानों को एक रूप से आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। कब? तो सितंबर 2020 में यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। ठीक है, इस योजना के तहत किसान को साल भर में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आती हैं। हर चौथे महीने में इसकी किस्त आती है, अप्रैल में आती है, फिर उसके बाद 3 महीने बाद आती है, फिर ऐसे करके तो साल भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को क्या आर्थिक रूप से हम सहयोग कर सकें। ऐसा ही प्रधानमंत्री आर्थिक सहायता योजना भी चलती है, किसान कल्याण योजना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें 6,000 रुपये प्रदान करती है। ठीक है,
पहले मध्य प्रदेश सरकार इसमें 4,000 रुपये देती थी, परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार इसमें भी हमें कितने 6,000 रुपये प्रदान कर रही है। अब लाडली बहना योजना किस विभाग की, तो अभी हाल मैंने बताया महिला एवं बाल विकास, बताया 2 मिनट पहले। फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के बारे में जानकारी अभी हमें पूर्ण रूप से मिल नहीं पाई, क्योंकि यह बहुत सारे विभाग द्वारा चलाई जा रही है मिलके, तो आपको इन तीन के बारे में तो याद रखना ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सोनगिरी स्थित है। सबसे पहले तो सोनगिरी के बारे में आपको याद रखना है कि सोनगिरी किससे संबंधित है, तो सोनगिरी भैया जैन धर्म से संबंधित स्थल है। ठीक है। और यहाँ पर 108 जैनों के मंदिर है, और जो कि यहाँ पर जो जैनों के कौन से 8वें तीर्थंकर थे, कौन से तीर्थंकर थे, 8वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम था चंद्रप्रभु। क्या नाम था? चंद्रप्रभु। उनकी यहाँ भूमि बताई जाती है। तो यहाँ पर 108 मंदिर है। फिर हम जैनों के और जैन तीर्थ स्थल की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि आपके इंदौर में गोमटगिरी है। फिर आप चले जाओगे कहाँ पर? देवास में, तो देवास में आपको पुष्पगिरी मिलेगी। फिर आप कहाँ पर चले जाओगे? बैतूल में, तो बैतूल में आपको मुक्तागिरी देखने को मिलेगी। फिर धार में जाओगे तो धार में आपको मोहन खेड़ा देखने को मिलेगा, या मोहन खेड़ा एक जैन तीर्थ स्थल है। फिर आप कहाँ पर चले जाओगे? खरगोन में, तो खरगोन में आपको मिलने वाला है हमारा खरगोन में मिलेगा आपको ऊन के जैन मंदिर। फिर दमोह में आप जाओगे तो बड़े बाबा का जैन तीर्थ स्थल मिलने वाला है। तो आज आपको ये बड़े बाबा का जो जैन तीर्थ स्थल है दमोह का, उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है। तो सोनगिरी कहाँ पर है? दतिया में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दतिया। अब देखो सारू मारू की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़न कैसा आता है। एक है ये सरू मरू लिखा हुआ है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ सारो मारो की गुफाएं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की सारो मारो और सरू मरू की गुफाएं। जो सरू मरू की गुफाएं वह है सीहोर जिले में, और सारो मारो की गुफाएं कहाँ पर है? शहडोल जिले में। तो ये दोनों कन्फ्यूजन हमेशा अपने दिमाग से निकाल देना। सरू मरू की गुफाएं सीहोर में है, मौर्यकालीन इन्हें बताया जाता है। सारो मारो की जो गुफाएं वह शहडोल में है। अब देखो मंदसौर में आप सभी को पता है धर्मार की गुफाएं हैं, MPPSC ने पूछा भी था। विदिशा में जाएंगे तो विदिशा में आपको उदयगिरी की गुफाएं मिलेंगी, जो कि किससे? गुप्त काल से संबंधित है। फिर उज्जैन में जाओगे तो उज्जैन में आपको भृतहरि की गुफाएं देखने को मिलेंगी, जो कि विक्रमादित्य के भाई भृतहरि से संबंधित है। तो भृतहरि की गुफाएं हमें उज्जैन में देखने को मिलती है। फिर बाघ की गुफाएं आपको धार बाघ में देखने को मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी गुफाएं। तो यहाँ कुछ प्रमुख गुफाओं के नाम मैंने आपको बता दिए, जैसे पांडव गुफाएँ। तो पांडव गुफाएँ कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना ये भी। फिर पचमढ़ी में हमें और मिलती हैं तो रीछगढ़ की गुफाएं भी हमें देखने को मिलती है वहाँ पर। तो ऐसी मध्य प्रदेश में बहुत सारी गुफाएं, सभी का नाम आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। और देखिए धर्मार की गुफाओं को तो यूनेस्को ने अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। तो यानी यह यूनिट 2 का प्रश्न था जिसकी हमने बात करी। अब देखिए अगला प्रश्न है, पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? तो देखो पन्ना में एक बहुत फेमस मंदिर है, कौन सा? बलदेव जी का मंदिर। तो बलदेव जी का जो मंदिर है वह रोमन वास्तुकला में बनवाया गया है। ठीक है। रोमन वास्तुकला यानी चौकोर प्रकार का उसे बनवाया गया था, जिसके ऊपर बहुत सारे स्तंभ लगे हैं। ठीक है। इस मंदिर की हम बात करते थे, यह कृष्ण भगवान के जो भाई थे बलदेव जी के सम्मान में बनवाया गया है। इस मंदिर को 1933 में किसके द्वारा? रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। 1936 में यह कंप्लीट हो जाता है। और इसके जो वास्तुकार थे, मतलब जो इंजीनियर थे जिसने इसे डिज़ाइन किया था, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो उनका नाम क्या था? मिस्टर मेटले, ऐसा याद रख लेना। मिस्टर मेटले कौन थे? इसके वास्तुकार थे। अब देखो मैंने प्राणनाथ जी का भी अभी थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि जो प्राणनाथ जी एक संप्रदाय है। तो प्राणनाथ जी के जो हमें अधिकतर व्यक्ति मिलते हैं वहाँ किस जिले में मिलते हैं? पन्ना जिले में हमें देखने को मिलता है। तो प्राणनाथ जी का मंदिर भी कहाँ पर है? पन्ना जिले में। जुगल किशोर का मंदिर भी हमें पन्ना में देखने को मिलता है। पर अभी हम बलदेव जी मंदिर की बात कर रहे हैं, तो बलदेव जी मंदिर की 2-3 चीज़ें और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी जैसे खम्बे हैं, खम्बे, फिर मंडप,
इन सभी की संख्या कितनी है? 16 है। तो इसे 16 चौखोर मंदिर भी कहा जाता है, परंतु आपको याद रखना बलदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? पन्ना जिले में है, जो कि रोमन वास्तुकला से बनवाया गया है। किसने बनवाया था? रुद्र प्रताप सिंह देव ने। वास्तुकार कौन है? मिस्टर मेटले इसके वास्तुकार हैं। अब अगले प्रश्न पे चलने से पहले जो आज आपका मैंने बताया था आपके लिए ऑफर है, उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें हम आपको 35 मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिसमें आपको 20 FLT फुल लेंथ टेस्ट, साथ में 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, 20 FLT की आपको PDF भी मिलेगी, साथ साथ 15 जो टॉपिक वाइज है उनकी भी PDF आपको मिलेगी। आप इन PDF को बाहर PDF के फॉर्म में निकला कर भी आप ऑफलाइन मोड पे लगा सकते हैं, इसलिए हमने आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराई है। और यहाँ मात्र 99 रुपये में हमने आपके लिए लॉन्च की है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो PSC बाय DC सर को, और जाकर इसे ज्वाइन कर लो। 99 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा देगा। तो भैया 35 मॉक टेस्ट है, डेमो टेस्ट भी आपके लिए हैं। आप डेमो टेस्ट पे जाइए और उसको क्या कीजिए, एक बार सॉल्व करके देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ सर बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम में आता है वैसा आप बना रहे हैं। उसके बाद ही आप कीजिएगा, इसे ज्वाइन कीजिएगा। तो डेमो टेस्ट आप सभी लोगों ने दिए होंगे। 35 टेस्ट है टोटल, जो कि 99 रुपये में आपको मिलने वाले हैं। कोई भी समस्या आती है तो 8839306361 पर आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो 15 FLT के साथ आपको 20 क्या मिलने वाले हैं? टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। तो भैया बहुत अच्छा ऑफर है, आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए मेरी मानिए तो। और जिन व्यक्ति ने जो 499 वाला हमारा पहले टेस्ट सीरीज खरीद रखा था, उन्हें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनको यह खरीदना चाहिए। जिनने 499 वाली टेस्ट सीरीज खरीद रखी थी उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका शेड्यूल है। देखो, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 8 तक अभी तक वर्तमान में हो चुके हैं। इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए, टेस्ट नंबर 9 भारत का भूगोल 21 तारीख के दिन होने वाला है, तो इसके लिए आप सभी गांठ बांध लीजिए। भारत का भूगोल तो भैया कंप्लीट भी हो चुका है हमारे कोर्स में, तो आपको इसे जाके अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना है और 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा इस टेस्ट के लिए भी। और देखो, जो हमारी 499 वाली टेस्ट सीरीज थी उस पर भी हमने ऑफ़र दिया, और वहाँ टेस्ट सीरीज अब आपको 299 रुपये में मिलने वाली है। और उसमें आपको DC सर नामक एक कूपन कोड लगाना होगा। DC सर का जैसे ही कूपन कोड लगाओगे तो वहाँ 299 की हो जाएगी। अब ये 299 वाले टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 35 टेस्ट, साथ साथ 14,000 प्रैक्टिस MCQ भी मिलने वाले हैं। तो दोनों में से आप कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। और यहाँ उसका शेड्यूल है भैया, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लो मेरी मानो तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छिंदवाड़ा जिले में पतालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? तो सबसे पहले तो यही बात याद रखना कि पतालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? तो भारिया जनजाति हमारे यहाँ मुख्य रूप से रहती है, जो कि मध्य प्रदेश की एक अति पिछड़ी जनजाति है। पतालकोट कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा जिले में। तो देखो भैया, ये जो जनजाति है वह भीमसेन को अपना क्या बताती? कृषि देवता बताती है। किसको? भीमसेन को। याद रखना, MPPSC की यूनिट 10 का यह भाग है कि भारिया जनजाति किसे अपना कृषि देवता मानती है? तो भीमसेन को वह अपना कृषि देवता मानती है। भारिया को आप सभी को पता है जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है, जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है इन जनजाति को। तो कल भी हमने बहुत सारी बात की थी भारिया जनजाति के बारे में, तो आपको यह बात तो आपको याद ही रखना है। भड़म सेलम इनका एक प्रमुख नृत्य शैली है, ये भी मैंने बताया था। भड़म सेलम या भड़म सेतम भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो यह सभी बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? तो भैया, गोंड जनजाति आप सभी को पता है क्या मानती है? कोई तौर अपने आप को मानती है। जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, ये तो क्या सरकार मानती है, पर इनने पूछा गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है ना। गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? कोई तौर मानती है। कोई तौर या कोई करके यह अपने आप को संबोधित करती है। गोंड जनजाति आप सभी को पता है खोंड या कोंड नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत होता है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र, बैतूल, फिर हरदा, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अगरिया, मुड़िया, ओझा, सोलाहस आदि क्या हैं? उपजातियां हैं। ये सभी बात मैंने बताई थी। इनमें एक घोटुल प्रथा, कौन सी? घोटुल प्रथा इस जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि घोटुल प्रथा किस में चलती है? तो गोंड जनजाति में चलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया था?
तो देखो भैया 20 मार्च 1988 की बात कर ली तो यह अवंती बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। अवंती बाई को मध्य प्रदेश की पहली महिला शहीद माना जाता है। किसे? पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी शहीद किसे माना जाता है? अवंती बाई को। तो देखो अवंती बाई की हम बात करते हैं तो अवंती बाई का जन्म जो होता है वह सिवनी के मनखेड़ी नामक स्थान पे होता है। ठीक है। लोधी राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है, जिसके बाद मंडला में इनका विवाह होता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने अपना बहुत अहम योगदान दिया और मंडला वाले क्षेत्र से यह इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब मंडला में एक खेरी का युद्ध होता है। सबसे पहले यहाँ एक खेरी के युद्ध में भाग लेती यानी खेरी का युद्ध लड़ती हैं। कब? 23 नवंबर 1857 को। और इसमें जो अंग्रेज सेनापति होते हैं उनका नाम रहता है बार्डिंगटन। क्या रहता है? बार्डिंगटन। कहीं कहीं पर बासिंगटन भी लिखा होता है, तो याद रखना है उस टाइम उनका सेनापति कौन रहता है? बार्डिंगटन या बासिंगटन रहता है। परंतु यह युद्ध कौन जीत जाती है? अवंती बाई जीत जाती है। परंतु 1858 में 20 मार्च 1858 को इनका एक और युद्ध होता है। कौन सा? देहरीगढ़ का। और देहरीगढ़ के युद्ध में ये क्या हो जाती हैं? शहीद हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है खेरी के युद्ध में यह शहीद नहीं होती, ये किस में होती है? देहरीगढ़ के युद्ध में शहीद होती हैं। और एक और बात याद रखना है कि इनका सहायिका का जो नाम था, तो इनकी सहायिका का नाम था गिरधारी बाई। क्या था? गिरधारी बाई इनकी सहायिका का नाम था। अभी वर्तमान में इनकी जो समाधि स्थल है वहाँ शायद मंडला या उमरिया ज़िले में बनी हुई है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुंदेलखंड का आलाखंड काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक ने लिखा है? तो भैया आलाखंड आप सभी को पता है कि वीर रस में लिखी गई है। इसमें आला उदल द्वारा लड़ी गई 52 युद्धों का वर्णन है। ठीक है, 52 युद्ध का वर्णन है। और आला उदल कौन थे? तो भैया महोबा के एक राजा थे, उनका नाम क्या था? परमार्दी देव। परमार्दी देव के ये कौन थे? सेनापति हुआ करते थे। तो आला उदल ने 52 युद्ध लड़े, उन्हीं का वर्णन हमें किस में मिलता है? आलाखंड में देखने को मिलता है। और इसकी रचना किसने की थी? तो जागनिक द्वारा इसकी रचना की गई थी। इस बात को आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए थे? सबसे पहले प्रजामंडल समझ लो। तो देखो भैया कि जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी, अंग्रेजों की जितनी भी नीतियाँ थी उनके विरोध के लिए मध्य प्रदेश में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब यह विरोध कैसे करते थे? तो भैया जो इनके सामान होते थे, जैसे कपड़े होते थे, दारू की दुकान होती थी, इन सभी के लिए यह क्या करते थे? उनका विरोध करते थे। तो उसके लिए इन्होंने क्या बना लिया था? एक प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर प्रजामंडल की स्थापना होती है। एक होती है झाबुआ में, तो झाबुआ में होती है 1934 में। फिर होती है रतलाम में, तो रतलाम में भैया क्या होती है? 1936 में। फिर होती है भोपाल में, तो भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। झाबुआ में ये क्या करते हैं? जो शराब की दुकान होती है उसके बाहर आके आंदोलन करते हैं। रतलाम में क्या करती हैं? यहाँ की महिलाएं इनके क्या करती हैं? विरोध करती हैं अंग्रेज़ों के सामान का। और जो रतलाम में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को उकसाने का जो काम किया, उनका नाम था सहजानंद सहजानंद करके एक संत थे, उनके द्वारा किया गया था। भोपाल में जो प्रजामंडल थी उसका नेतृत्व 2 व्यक्ति द्वारा किया गया था। एक था मौलाना तरजी। क्या था? मौलाना तरजी। और एक चतुर नारायण मालवीय। चतुर नारायण मालवीय, इन दोनों व्यक्ति के द्वारा भोपाल में प्रजामंडल की क्या की गई थी? मेनली इन दोनों ने नेतृत्व किया था। अब जब यह प्रजामंडल अच्छा अपना काम देख लेता है, यानी हर जगह स्थापित होने लगता है, तो 1939 में प्रजामंडल के पहली बार चुनाव होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1939 में प्रजामंडल के चुनाव होते हैं। जो चतुर नारायण मालवीय, इनके बारे में आप सभी को पता होगा कि एक बार भोपाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था 1947 के बाद। तो ये स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये स्वतंत्र भोपाल के पहले प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो चतुर नारायण मालवीय को बनाया गया था। तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है? 10 बार बताया है कि एकमात्र इनका जो नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, उसका क्या किया गया? अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो विलियम जोन्स द्वारा इसका क्या किया गया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। यह किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक था, जो कि किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यानी इनकी तुलना भारत के दुनिया के जो शेक्सपियर थे,
एक गेटे नामक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने किससे कर दी थी? शेक्सपियर से कर दी थी। इसलिए भारत का शेक्सपियर भी इन्हें अभिज्ञान शकुंतलम के कारण ही कहा जाता है। और शेक्सपियर किसने कहा था? तो आपको याद रखना, एक अधिकारी थे गेटे, उनके द्वारा इन्हें शेक्सपियर कहा गया था। अब देखो, कुमार संभव और रघुवंशम, यह इनके क्या हैं? तो मैंने बताया कि यह इनके महाकाव्य हैं। इनने 2 महाकाव्य लिखे थे और 2 खंड काव्य लिखे हैं और 3 नाटक लिखे हैं। तो मेघदूतम और एक ऋतु संहारम, तो ये दोनों क्या हैं? इनके मेनली जो खंड काव्य हैं वह है। अभिज्ञान शकुंतलम इनका नाटक है। अब जो 2 नाटक बचे हैं उन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले तो भैया, जो MPPSC प्रीलिम्स का 2025 का बैच चल रहा है, वहाँ भी 1999 से उसका प्राइस घटाकर कितना कर दिया है? 1499 कर दिया है। इस प्राइस में कभी आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो आपको कोड क्या लगाना है? कूपन कोड DC सर अप्लाई करना है। क्या करना है? कूपन कोड, तो DC सर, जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करने जाओगे तो आप अप्लाई करोगे DC सर, तो आपका कूपन कोड लग जाएगा और आपको जो 1999 का जो कोर्स था वह 1499 में मिलने वाला है। तो भैया इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो यूनिट 6 वर्तमान में चल रही है, साथ साथ यूनिट 9 भी हाल ही में थोड़े दिन पहले शुरू हुई है और यूनिट 7 आज ही से हमारे एक मैम ने शुरू की है। तो यह तीनों यूनिट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तीनों की क्लास कंटिन्यू चल रही है। साथ साथ यूनिट 2 मध्य प्रदेश की इतिहास, वह भी क्लास हाल ही में शुरू हुई है। तो यह चारों यूनिट आपका चल रहा है। तो 1499 में ज़्यादा महंगा नहीं है, अब तो ऑफ़र भी दे दिया है, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड आपको याद रखना है, क्या अप्लाई करना है? DC सर कूपन कोड अप्लाई करके 1499 में इस कोर्स को ज़रूर परचेज़ करना है। इससे क्या होगा कि जो रोटी सीरीज चल रही है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, साथ साथ जो टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस कोर्स को 1499 में आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भैया हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, PSC बाय DC सर को, और साथ में आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। तो देखो कितने अच्छे ऑफ़र है, टेस्ट के ऊपर भी ऑफ़र चला दिया है, साथ साथ कोर्स के ऊपर भी आपको हमने क्या दे दिया, ऑफ़र दे दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1854 में रीवा राज्य के राजा का नाम क्या था? तो उनका नाम था भैया रघुनाथ सिंह जी। क्या था? रघुनाथ सिंह जी नहीं, रघुराज सिंह जी 1854 में क्या थे? रीवा राज्य के राजा थे। यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति में भी कौन राजा थे रीवा के? तो रघुराज सिंह थे। इनके दरबार में एक बहुत फेमस प्रशासक रहा करते थे, दिनकर राव करके। तो दिनकर राव आपको याद रखना है, रीवा रियासत के एक प्रशासक थे जो कि रघुराज सिंह के ज़माने में रहा करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलचुरी राजाओं में सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्न में से किसे प्राप्त है? तो देखो, यह MPPSC ने जो आंसर माना है वह किसका माना है? गांगेयदेव। गांगेयदेव ने सर्वप्रथम कलचुरियों के सिक्के चलाए थे। और कलचुरी के सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं? तो त्रिपुरी से हमें देखने को मिलते हैं। देखो, हमारे यहाँ कलचुरी की 2 शाखाएँ हुई, एक महिष्मत में हुई यानी महेश्वर में हुई, और एक त्रिपुरी में हुई। तो महिष्मत का जो संस्थापक थे उनका नाम था कृष्ण राज करके, और जो त्रिपुरी के संस्थापक थे उनका नाम था कोक्कल। ठीक है, त्रिपुरी यानी जबलपुर तरफ, महिष्मत यानी महेश्वर तरफ। तो दोनों बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माछ परंपरा का संबंध निम्न में से किससे? तो आप सभी को पता है कि माछ क्या है। तो माछ हमारा सर मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। तो यह क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य है। माछ मुख्य रूप से कहाँ पर? मालवा में करा जाता है। नाट्य यानी नाटक होता है, तो नाटक के रूप में मालवा में यह बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो जन्म स्थान बताया जाता है वह कहाँ बताया जाता है? उज्जैन बताया जाता है। और 2024 में मैंने आपको बताया था, पंडित ओम प्रकाश शर्मा को कला के क्षेत्र में क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था, जो कि कहाँ से थे? उज्जैन से थे। तो जो ओम प्रकाश शर्मा जी की कला है वह क्या है? माछ जो लोकनाट्य है उस कला के लिए इन्हें क्या दिया गया था? तो पद्मश्री प्रदान किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो डेली करंट अफेयर की हम बात करते हैं। तो आज हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में क्रांति सूर्य तांत्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो भैया ये हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो यह पूछा जा सकता है। तो यह भैया आपको याद रखना है, धार जिले में क्रांति सूर्य तांत्या भील विश्वविद्यालय का क्या है? उद्घाटन किया गया है। अब तांत्या भील आपको याद रखना है कहाँ पर? धार में। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता है नर्मदा लोक कहाँ पर बनेगी। तो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर। तो अमरकंटक अनूपपुर में ही क्या नर्मदा लोक बनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना, जैसे देवी लोक आप सभी ने सुन रखा होगा, तो देवी लोक कहाँ पर, सीहोर के सलकनपुर में बनाया जा रहा है। महाकाल लोक उज्जैन में बनाया गया है। फिर महाराणा प्रताप लोक कहाँ पर बनाया जा रहा है, भोपाल में बनाया जा रहा है। तो इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारे लोकों का निर्माण किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2024 को गौ सेवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ पेपर में पूछा जा सकता है कि 2024 को गौ सेवा वर्ष के रूप में मना रहे हैं और 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। तो आज का लेक्चर मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने करंट अफेयर के बहुत अच्छे प्रश्न सॉल्व करे। साथ साथ मैंने आपको जितने भी प्रश्न थे उनको बड़े अच्छे डिटेल से समझाया। अब देखो, क्वेश्चन ऑफ द डे का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? और दूसरा है मंडीदीप किस जिले में स्थित है? तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल वापस से हम इसी समय मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।